श्रीमान विमान प्रसाद और पार्टी के प्रेसिडेंट रोकोतुई तोपाउ ड्रोनिंडालो की ओर से आप सभी को इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। भाइयों और बहनों जो सुन रही हैं, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जो चुनाव है, अगर एक तरह से देखा जाए तो जारी हो गया, शुरू हो गया, कहीं कहीं प्री पोलिंग शुरू हो गया। वास्तविक में ये जो चुनाव है, ये 17 तारीख को सिर्फ होने को था, एक ही दिन का चुनाव था। लेकिन अगर आज हम लोग देखें तो कई जगह सरकार ने प्री पोलिंग का योजना बना दिया अचानक से। अब किसी को यह मौका नहीं है कि तुम उस पर विरोध कर सको या रोक सको या कहो कि नहीं। तो मैं यही बताना चाहूंगा कि ये इतने ही से आप अंदाजा लगा सकते हो कि यह सरकार क्या करना चाहती है। मैं जानता हूं कि कुछ लोग शायद उनको नहीं अच्छा लगता जब हम इस सरकार के नीतियों के बारे में, इसके कार्यों के बारे में खंडन करते हैं, क्योंकि अगर इस राष्ट्र में देखा जाए तो जो प्रगति और विकास इस देश में हुई है, ये सिर्फ ये सरकार से नहीं हुई, लेकिन कई और अन्य सरकार इसके पीछे थे। ये आपका जो रास्ता तहसील हुआ, ये तो दूसरा सरकार ने किया था। आपके ग्राम में जो बत्ती लगा है, जो जगह जगह पानी का व्यवस्था है, और पूरे फिजी द्वीप में ऐसा तो नहीं है कि कोई सरकार चुपचाप बैठा था, लेकिन एक मुख्य कारण है कि इस देश में विकास कई समय ऐसे एक मोड़ पर आकर रुक गया, एक मोड़ पर आकर रुक गया। इस कारण है कि सत्ता पलटाव, जैसे 1987 में एनएफपी लेबर कोलिशन ने जब जीता था, सब कुछ सही चल रहा था और बड़ी उम्मीद लेकर फिजी के लोग, हमारे समाज के लोग एनएफपी लेबर कोलिशन को मत दिया ताकि एक अच्छा सरकार बने और देश का विकास हो, लोगों का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। लेकिन सत्ता पलटाव हुआ, कोई और कारण नहीं था, सिर्फ ये कारण था एनएफपी लेबर कोलिशन सरकार से पहले जो लोग ताकत में थे वो ताकत छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी तरह से 2000 में एक सरकार, फिजी लेबर पार्टी की सरकार, जिसे बहुमती से भारतीय समाज, आदि निवासी लोग, अध जात के लोग मिलकर इस सरकार को बनाए और फिर इस सरकार को एक आम व्यक्ति ने सिविलियन कू करके हटा दिया। फिर तीसरा 2006 में जो आज राज कर रहा है, इन्होंने प्रजातंत्र सरकार को राज से हटा दिया। तो विकास तो रुकेगा। यही समझना बहुत जरूरी है। और चुनाव जीतने के लिए चाहे गरासे हो, चाहे रातू मारा हो, कोई भी हो, चुनाव जब नजदीक आता है तब घूम घूम सरकार सब जगह लोगों को वादा करती है, हम तुम्हारा ये रास्ता बना देंगे, हम तुम्हारा वो कर देंगे, और जगह जगह छोटा मोटा कुछ ऐसे चीज बांटते हैं। अभी जैसे आज देखा जाए, 8 साल से इस राष्ट्र में जितना हुआ है, ये सरकार के ऊपर इसकी कोई क्रेडिट नहीं देता। ये बैनीमाला में और सैयद खयूम की देन नहीं है। ये तो लोग अपना पैसा नहीं लगाते, ये तो टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका मेरा। फिर इसके साथ साथ यह होता है कि कोई भी सरकार जब राज में आता है तो जो पुराने सरकार का जितना योजना है उसको आगे ले जाता है। तो मैं सबसे पहले यह शुरू करूं कि 2000 में कहते हैं एक सिविलियन कू हुआ था। मैं एक सवाल आपसे करूं कि 2000 में मिलिट्री का कमांडर कौन था?
आप जानते हैं बनीमारा था। तब मुझे ये बताओ, जॉर्ज स्पेट ना मिलिट्री का अफसर था, ना पुलिस का अफसर, ना सरकारी अफसर, कोई भी एक आम व्यक्ति जैसे मैं हूं, आप हो, विदेश से बंदूक नहीं लाया, आर्मी बैरक जाकर नहीं तोड़ा, ना कहीं और से बंदूक खरीदा। लेकिन यही बैनीमारामा के आर्मी, यही बैनीमारामा के बंदूक से उन्होंने चौधरी का सरकार को हटाया। हां, एक बात मैं जानता हूं, आज मिस्टर चौधरी आपके नजर से गिर गए, उस दिन नहीं गिरे थे। 2000 में वो तुम्हारे चुने हुए सरकार थे। 2001 में भी और 2006 में भी उन्होंने बहुमती से जीता। ये इस बार लोग उसको ठुकरा रहे हैं क्योंकि आप सब जानते हो कि उन्होंने क्या किया। तुम्हारे लिए जो पैसा आया वो गायब हो गया, इस कारण आप लोग खुशी नहीं, और सही भी है। लेकिन 2000 में जो कू हुआ था, जॉर्ज स्पेट सिर्फ एक व्यक्ति था। जैसे आप अगर लंबासा शहर जाने चाहो तो प्रमोद एंटरप्राइजेस के बस में बैठ जाओ, आपको ले जाएगी एक व्हीकल। जॉर्ज स्पेट इसी तरह का एक व्हीकल था जिसके नाम लगाकर एक लाल टाई पहनाकर, लंबा बाही के शर्ट पहनाकर आप पार्लियामेंट हाउस में कर दिया गया कि तुम अपने ऊपर ओढ़ लो, हम एक सिविलियन, हमने कू किया। एक सिविलियन, एक आम व्यक्ति आर्मी बैरक में जा कैसे सकता? कभी आप लोगों ने यह सोचा? अभी लंबासा बैरक में जाओ, वहां मैक्सिमम सिक्योरिटी है, उसका मतलब पूरा फेंस है, और आर्मी के द्वार पे 2 सोल्जर्स बंदूक लेकर फुल टाइम उसमें गोली भरी रहती है, तैनात रहते हैं। कैसे जॉर्ज स्पेट को बंदूक मिला? किसने दिया उस बंदूक को? यह कभी आपने अंदाजा लगाया? बैनीमारा आर्मी का कमांडर था, बैनीमारामा कमांडर था। अगर एक लुच्चा जॉर्ज स्पेट से वो चौधरी के सरकार को नहीं सुरक्षित रख पाया तो तुम्हारा सुरक्षा कैसे करेगा? ये कभी आप लोगों ने सोचा? अगर कोई बाहर देश, चाइना या इंडिया या पापुआ न्यू गिनी या इराक, कोई देश आकर इस देश पर हमला करता तो हम लोगों का क्या होता? कभी ये सोचा? तो हम यही अंदाजा लगा सकते हैं कि 2000 का जो सत्ता पलटाव था उसमें ये जो आज का प्राइम मिनिस्टर है इसका पूरा हाथ था। तब चौधरी का सरकार हटा। फिर उससे आगे चलो, 2006 क्यों बैनीमारामा ने गलासे के ऊपर कू किया? यह बताया कि यह गोलिंगोली बिल बना रहा है, वेट को 12.5 से 15 कर रहा है, और देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, और यह वोट खरीद रहा है लोगों को चीज बात बात कर। लेकिन क्या हुआ? जैसे इन्होंने राज छीना गलासे से, वेट को 12.5 से 15 खुद किया, खाने वाले पीने के हर एक चीजों पर ड्यूटी बढ़ा दिया, और उसके साथ साथ फिजी का जो डॉलर है 20% से डिवैल्यू कर दिया। फिर गोलिंगोली बिल, जिसका हम लोगों को भय था, आज उसका हर एक व्यवस्था पूरे रूप से इस देश में पूरे पैमाने पर जारी है। अभी आप बिना लाइसेंस के मछली नहीं मारने जा सकते हो, न केकड़ा मार सकते हो। अगर आपके पास बिली है, बोट है, आपको लाइसेंस भरना चाहिए। यही सब व्यवस्था गोलिंगोली बिल में था। अगर आप एक कॉन्ट्रैक्टर हो, आपको किसी नदी से ग्रेवल निकालना है तो सबसे पहले तुम्हें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। दूसरा,
एनवायरमेंट के लिए $5,000 भरना पड़ता, नंबर 1 टू स्टार्ट विद, तब उससे आगे तुम्हारा काम बढ़ेगा। फिर अगर तुम ग्रेबल निकालना चाहो और बीच में नेटिव लैंड है, मतंगाली का जमीन है, तो तुम्हें अलग से परमिशन और रॉयल्टी होना चाहिए। यही सब व्यवस्था था कोलिंगोली बिल में। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं बहुत लोग इस बात से उतना खुश नहीं है, क्योंकि 8 साल से, पिछले 8 साल से रेडियो में, टीवी में और न्यूज़पेपर में हम लोग सिर्फ एक ही बात सुनते हैं, माई गवर्नमेंट हैज डन दिस, माई गवर्नमेंट हैज डन दिस, बानीमारामा गवर्नमेंट हैज डन दिस, यहां रास्ता बनाया, वहां रास्ता बनाया, स्कूल बस फ्री कर दिया, स्कूल के भाड़ा फ्री कर दिया, स्कूल फीस फ्री कर दिया। एक ही चीज रटते रटते हम लोग यही एक रटना सुनते हैं रेडियो। लेकिन क्या यह सचमुच में सही है जो हमें दिखाई दे रहा है? क्या सचमुच में सरकार से आता? सबसे पहले स्कूल का भाड़ा, स्कूल फीस और ग्रांट क्यों ये सरकार दे रही है और कितना दे रही है और तुमसे कितना ले रही है? कभी ये जोड़ा आपने? You understand? Yeah, I understand. कभी आपने जोड़ा? सबसे पहले अगर अपने दृष्टि ले जाओ 2012 में बहुत ज्यादा स्कूल ड्रॉप आउट था। स्कूली बच्चे स्कूल छोड़ रहे थे, स्कूल नहीं जा रहे थे। नंबर 2, बहुत से लड़के स्कूल जाते थे लेकिन उसके बहाना से शहर में उतर के जाकर नौकरी करते थे और शाम को घर लौट जाते थे। तो जब सरकार ने एक सर्वेक्षण किया, एक इंक्वायरी बैठाला कि क्यों बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जाते, इतना बड़ा स्कूल ड्रॉप आउट किस कारण से, तो उस इंक्वायरी में यह बात पता चला, एक, लोगों के पास पैसा नहीं है क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है और वो स्कूल के फीस नहीं भर पा रहे हैं, बिल्डिंग फंड नहीं भर पा रहे हैं, भाड़ा नहीं भर पा रहे हैं, और खाना नहीं है कि बच्चों को खाना बनाकर स्कूल भेजे। कितने परिवार में ऐसा मुसीबत है। तब सरकार ने ये 2013 से निर्णय लिया कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, हम लोग कू करके देश की आर्थिक स्थिति ठप कर दिए हैं, इसलिए लोगों के जीवन में कमजोरी आई, आर्थिक स्थिति खराब हुई, अब ये लोगों को, हम लोगों को मदद करना पड़ेगा। फिर तुम्हें मिलता कितना है? एक, अगर यहां से एक तुम्हारा बच्चा जाता है तो यहां $15 फेयर है, 60 सेंट्स वन वे मिलता है, $1.20 रिटेल, $1.20 $6 हफ्ता होता है, $6 हफ्ता $246 ईयर होता है क्योंकि 41 वीक्स ऑफ स्कूल। So you get $241 from government every year if you have one child. स्कूल फीस $30 साल का, नई स्कूल में $10 एक परिवार के पूरा साल के था, और बिल्डिंग फंड $20, 25, 30 था। उसके बावजूद भी लोगों को रिमिशन मिलता था। तो बेसिकली $246 बस के भाड़ा, $30 स्कूल फीस ले लो, $30 और ग्रांट ले लो, 246, 276, $306। आपको $306 एक बच्चा है तो एक साल को मिलता, 2 बच्चे $612, 3 बच्चे हैं तो $918। 3 से ज्यादा तो बहुत कम लोग के पास बच्चे हैं, और जिसके पास बच्चे नहीं तो उनका कोई फायदा नहीं। दूसरी तरफ अगर आप अपने दृष्टि दौड़ाओ, 10 किलो आटा 2006 का एफईजी टाइम से $6.49 में मिलता था, आज $14.50 है कि नहीं? एक टिन टूना जो 75 सेंट था, ओवरलाउड ब्लू कोरोसी, $1.98 है अभी, 180, 198। एक चीप लाइन ब्रांड है, बेकार वाला ब्रांड, वो $1.50, $1.60 है। चाय के पत्ती के दाम
$2.03 है, जो छोटा पैकेट है, वो $1.25 था। लेमचॉप $5.95 किलो था 2006 में। आज लेमचॉप के दाम है $17, $18 और $19। क्या सही है कि गलत है? फिर एक मुर्गी 1.4 के दाम $7.69 था, और आज वही मुर्गी के दाम 1.4 के $16.59 है। कहीं कहीं स्पेशल लगता $15, $14.80 तक में मिलता। फिर एक आधा पाउंड बटा 500 ग्राम बटा, इसका दाम $2.87 था 2006 में, आज $9.48 है। और क्वार्टर पाउंड बटा 68 सेंट था, लेकिन 70 सेंट आप भरते हो क्योंकि 2 सेंट चेंज नहीं मिलता है, और आज $2.40 है। और इसके साथ साथ कई ऐसे चीज हैं। लेमशिंग के दाम $5.99 था, $5.99, आज $19 है। कभी कभी स्पेशल विटिलेबू में हमने देखा $15.90, $16.50 ऐसे रहता। फिर दूध आधा किलो रेवा पाउडर मिल्क 500 ग्राम, इसका दाम $3.52 था 2006 में। अभी रेवा मिल्क सिर्फ 450 ग्राम है, आधा किलो से कम है। यह आधा किलो से कम है, और इसका दाम अभी 5-6 हफ्ता पहले $7.39 था, अभी $7.09 हुआ। क्योंकि हमारे जब हम चुनाव अभियान घूम घूम रच रहे थे, तो इन्होंने फिजी फेस्ट वाले भेजे कि जाओ प्रमोद का भाषण रिकॉर्ड करके लाओ, तब ये दाम गिरा है। 4.78% इस पे दाम कम कर। और अभी सैयद कयूम ये कह रहा है कि तेल, चावल, दूध इस सब पे बेट नहीं है। हम जानते हैं बेट नहीं है, लेकिन बेट का असर इसके ऊपर पड़ता है। कैसे पड़ता है? जो लोगों का बेट बढ़ गया, अगर एक लोरी पे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो लोरी का दाम बढ़ जाएगा, तो इसका दाम बढ़ेगा कि नहीं? फिर दूसरा बात यह है कि ये जो कंपनी है सरकार की थी पिछले साल तक। अब इस कंपनी को सरकार ने $19 मिलियन में सीजे पटेल को बेच दिया। अब सीजे पटेल को 0% ड्यूटी कर दिया इस दूध पे, और 10 साल का कंसेशन दिया। ये दूध विदेश से मंगाते हैं ड्यूटी फ्री। लिक्विड मिल्क, पाउडर मिल्क, योगर्ट, चीज, बटर, माजरी बनाकर वही दाम में बेचते हैं जिस दाम में पूंजस और गोल्डन हार्वेस्ट बेचते हैं। लेकिन पूंजस, गोल्डन हार्वेस्ट और लोडियस जो रेड काउ है, उनके ड्यूटी 15% था। ये सरकार ने इनका ड्यूटी 32% कर दिया। और ये लोगों को ऊपर कड़ाई कर रहा है कि प्राइस कंट्रोल में बेचो, और ये लगभग बिना मुनाफा के बिजनेस कर रहे हैं। लगभग दूध के दाम अब ये बंद कर रहे हैं। आशा भाई, ये गोल्डन हार्वेस्ट जो है आशा भाई का है, तो वो लोग के पास एक फैक्ट्री है सुबह में, अब वो लोग बंद करना चाहते हैं। और क्यों इसके 0% ड्यूटी दिया? सीजे पटेल का एक आदमी कोड़ा कोड़ा है, श्रीलंकन। सीजे पटेल का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, इस कंपनी के बोर्ड में है, फिरका के बोर्ड में है, वोडाफोन के बोर्ड में है, एफएनपीएफ के बोर्ड में है। सुपरमैन। और कोई लोग इनको मिलते नहीं। और फिजी सन भी इस कंपनी का है। और फिजी सन में आप रोज बानीमारामा के 15-20 फोटो देखते हो। इतवार को बानीमारामा का 30, 35, 40 फोटो रहता उसमें। तो मेरे भाइयों, हम लोग ये आपको बतलाना चाहते हैं कि आप लोग जो देख रहे हो,
जो सुन रहे हो सब सही नहीं है। अच्छा, सौदा के दाम इस कारण से मैं बताया कि महंगाई इतना बढ़ गई, तुम्हें $306 एक बच्चा के लिए सरकार की तरफ से पैसा मिलता, लेकिन 2006 में ये सौदा, इतना सौदा आप $50 में जो खरीदते थे, आज वही सौदा $120, $130 है कि नहीं है? तो तुम $80 बेसी भर रहे हो हर हफ्ता 2006 कू के बाद में। $80 में से $30 बगल कर दो, महंगाई सच्चे बढ़ा। $50 जो है वो एक ड्यूटी, दूसरा वेट, तीसरा डॉलर डिवेल्युएशन के कारण। $50 अ वीक, $50 हफ्ता आप बेसी भरते हो, वो $2,600 साल का होता है। आप $2,600 सरकार को ड्यूटी में, वेट में, डिवेल्युएशन में देते हो, और आपको $300 एक बच्चा के लिए स्कूल फीस फ्री, ग्रांट और बस फेयर फ्री मिलता है। कितना फर्क है? ये कभी आपने जोड़ा? और जिनके पास बच्चे नहीं हैं या जिनके बच्चे पढ़ लिख चुके हैं, उनको तो कोई फायदा नहीं। तो ये जो एक आवाज निकल रही है, बैनीमरामा, सरकारी प्रगति बहुत किया, स्कूल भाड़ा, ये सब बेवकूफी है, ये झूठ है, ये फरेब है, क्योंकि ये तुम्हारे जीवन का स्तर गिरा रही है। पहले अगर तुम्हारे पास $120 पैसा हफ्ता के था, $50 सौदा, दवाई दर्पण और अन्य कुछ चीज लेते थे, कुछ अलग से बैंक भी कर देते थे और पैसा बच भी जाता था। अभी तुम्हारा पूरा तलब वही में चला जाता है। और कितने लोग जो सौदा पहले खरीदते थे इतना, अब वो सौदा इतना कर दिए, कम कर दिया, पेट काट रहे हैं। सही है कि नहीं? फिर क्यों नहीं हम लोगों को दिखाई दे रहा मेरे भाइयों बहनों? और ये सब क्यों हुआ है? ये नहीं कि इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया, ये नहीं, ये सब नहीं है। ये एक कारण, इसका मुख्य कारण ये है कि बैनीमरामा ने 2006 में सत्ता पलटाव करके देश की आर्थिक स्थिति बिल्कुल बिगाड़ दिया। क्योंकि जब coup हो जाता है तब विदेश से जो सहयोग आता है, जो मदद आता है, जो ग्रांट आता है, जो एड आता है, वो सब बंद हो जाता है। हम लोग कॉमनवेल्थ से निकाले जाते हैं और हर एक तरह का सहयोग, फाइनेंशियल सपोर्ट स्टॉप। यहां तक आप लोग सब जानते, किसान के लिए 350 मिलियन आने को था 2007 में। 2006 coup के कारण ये रुक गया। हां, एक कारण से हमारे समाज के लोग बहुत खुश हैं बैनीमरामा से, कुछ जो खुश है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ी चिढ़ थी। चिढ़ इस बात की थी कि ग्रासे खराब है और बैनीमरामा ने coup किया, बहुत अच्छा किया उसके ऊपर। इसी कारण हिंदुस्तानी समाज खुशी है। यह बहुत बड़ी गलती तुम लोग कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि किसी सरकार के ऊपर किसी का यह हक नहीं बनता कि वो coup करे। एक प्रजातंत्र राज को राज पूरे समय के लिए चलाने का मौका मिलना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि शायद कुछ लोग विश्वास नहीं करेंगे कि बैनीमरामा के हाथ नहीं था coup में। ये मैं आपके पास छोड़कर जाऊंगा। ये पढ़ना पूरा इतिहास है, 2000 coup से पहले से और 2006, 2007, 2008, 2009 तक के। इसको आप पढ़ना, लेकर जाना और लोगों को पढ़ाओ। ये डॉक्यूमेंट इंटरनेट गूगल करोगे आपको मिलेगा। तो अब ये बताना चाहेंगे तुम्हें आज, नंबर 1,
हम लोगों को कभी कोई ऐसे पार्टी, कोई ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट नहीं करना चाहिए जो कू में शामिल थे, जिन्होंने कू किए। क्योंकि अगर आज कू किए, वो कल भी कू कर सकते हैं अगर तुम उनका साथ दोगे। ये बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि हम लोग क्या अपना भविष्य बरकरार चाहते हैं। इस तरह से अगर कू होती रही फिजी में, हम लोग कंगाल हो जाएंगे, देश कंगाल हो जाएगा, लोग कंगाल हो जाएंगे। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे मेरे भाइयों बहनों, अगर कू की पर्दा आप नहीं चाहते हो, यू वांट द कू कल्चर टू स्टॉप, तुम चाहते हो कि कू के कल्चर बंद हो जाए, तो ये ईमानदारी की बात करो कि अगर कोई भी प्रजातंत्र राज हटाए और सत्ता पलटाव करे, उसका सहयोग देना हमारा कर्तव्य कभी नहीं बनता। We must never support the coup culture, and if we don't want to support the coup culture, we must not vote for anybody that has carried out a coup or anybody that belongs to a party that is formed out of co-leaders and co-perpetrators. It's very, very simple. Because another man sitting in the military barrack must be thinking, Rambuka carried out a coup, formed a party, became prime minister, enjoyed his life. Nothing happened to him. Bainimarama carried out a coup, formed a party, dished little bit things here and there, and then now he has formed a party. People are running in big numbers to support him to become prime minister. The third person in the army, a major or a lieutenant or a colonel sitting there will think, this is so easy. Now let this government run. When everything is running well, I go and capture them, put them behind the bars, and I run the country interim for 3, 4, 5 years. I go and dish out money to the people. People will love me and vote for me and make me prime minister. We can't do that. हम लोग ये नहीं कर सकते. We shouldn't do it. Any right thinking person, कोई भी व्यक्ति जिसका दिमाग स्थिर है, वो कभी कू करने वालों का सहयोग नहीं देगा. You should never support a coup leader or a party that is formed out of a coup. ये जो Fiji First party है, it's a military party formed out of military intervention. Majority of them are military people. They are the AS candidates. तो मेरे भाइयों बहनों, आपके ऊपर है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आपका कर्तव्य, मेरा कर्तव्य, योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप दिस नेशन इन सेफ हैंड्स. हम लोग एक अच्छे सरकार को चुने. अब मैं बताऊं क्यों एनएफपी को आपको चुनना चाहिए.